I know I'm sitting with someone who has done, I think, मैम शायद 8-10 हज़ार के 8 to आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 8-10 हज़ार केसेस आई वुड हैव डन टिल डेट। बहुत सारे केसेस हैं मैम, मतलब जो दिल को छू जाने वाले होते हैं, जिनसे हम लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। बच्चा था, ही वॉज फ्रॉम नेपाल, तो उसके फादर जो थे वो करनाल में कुक थे, तो उनका बच्चा जो था उसकी फीमर जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट वाज कम्प्लीटली इन्फेक्टेड, ख़त्म थी वो। क्योंकि सर मुझे लगता है जो एज फैक्टर्स आप अभी बता रहे हैं वो और कम हो चुके हैं। जैसे आप 40 बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो 30 से ही शुरू हो जाते हैं कई लोग। मैम एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर है ना, 99.9% डॉक्टर्स अपने पेशेंट का के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे देश में कुछ एक मिथ्स हैं कि डॉक्टर्स लूट लेते हैं, खसोट लेते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाने जा रहे हैं, हम अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। मतलब इफ़ समवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, ये मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, तो लोग उसी के पास जाएंगे। कोई आदमी उनको सच बोले भाई तेरे घुटने खराब है, इसको आने वाले टाइम में तेरे को ज़रूरत पड़ेगी इनको रिप्लेस करने की, तो वो उसको 10 साल बाद जब वो करवाएगा रिप्लेस, तो बोलेगा उस डॉक्टर ने मेरे को कहा था इतने टाइम पहले। अदरवाइज वो 10 साल तक उसको याद नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोलने वाला है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत पैशनेट हो अपने वर्क को लेके, तो वो सेटिस्फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं होता है ना कि मैं खुद से करूँ तो मुझे एक अलग मज़ा आता है, खुशी मिलती है। पेशेंट जो है इज़ बेसिकली वर्ड ड्रिवन। उनको ये लगता है कि रॉबर्ट इज़ गोइंग टू डू द सर्जरी, तो रॉबर्ट जब सर्जरी करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल प्रिसाइज होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। मेडिकल लाइन में कोई भी एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इट इज़ ऑल, किसी का क्या कुछ परसेंटेज अच्छा है, किसी का कुछ परसेंटेज अच्छा है, तो इस तरह से मैं अपने पेशेंटों को बड़ा हंसी बताता हूँ। स्वर्ग में जाना हंसते हंसते, नरक में आना रोते रोते। व्हेन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, जिस पैर में दर्द कम होता है उसको रख के चढ़ो, और जब उतरना है जिस पैर में दर्द ज़्यादा है उसको रख। जो चीज़ नेचुरल होती है वही लास्टिंग होती है, जो भी चीज़ प्लास्टिक है वो लास्टिंग नहीं है। किसी बॉडी बिल्डर को देख के अगर उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सब सही बोल रहा है। Every joint has its own story. Yes, you are right. Today I am with the orthopedic doctor. So let's go and see who am I with. My name is Dr. Kumar Vibhav. I am an orthopedic surgeon and working consultant in Medline Hospital, Karnal. For the last 15, I should say 20 years, I am doing practice in orthopedic, and I have done thousands of cases. Let's see what she's going to ask me. So when should I see ortho surgeon? देर आर, इफ़ आई शुड से, हमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। नंबर 1, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत ही है, लाइक वो डिज़ीज़ उनको ग्रो हो चुकी है। जैसे कि किसी को घुटनों में बहुत ज़्यादा दिनों से पेन है, किसी को चोट लग गई है, या किसी को क्रैम्प्स हैं, किसी को लिगामेंटस इंजरीज हैं, तो उनको तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना चाहिए। देन कम्स दी सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम प्रोफाइलेक्टिक वे में मिल सकते हैं, मतलब हम बीमारियों को बचा सकते हैं। तो वो वाली स्टेज होती है, अगर हम घुटनों की बात करें तो 40s की एज हो गई, या हम बुजुर्गों की बात करें जब हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ अराउंड 55-60 की एज हो गई। एंड बच्चों के अंदर जब बच्चे बड़े रहे होते हैं तो उनके जॉइंट लाइन वगैरह के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उस पॉइंट में मिलना चाहिए। एंड थर्ड इज़ इफ़ समवन इज़ डेवलपिंग रूमेटॉइड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब मल्टीपल जॉइंट पेन्स और अलग कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, तो उस टाइम में आपको ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि सर मुझे लगता है जो एज फैक्टर्स आप अभी बता रहे हैं वो और कम हो चुके हैं। जैसे आप 40 बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो 30 से ही शुरू हो जाते हैं कई लोग। मतलब दिस इज बेसिकली हम लोगों की जो वर्किंग हैबिट्स हैं, हमारी वर्किंग हैबिट्स, स्ट्रेस हम लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एंड जो हमारी डाइटरी पैटर्न्स हैं, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। मतलब अगर आप बात करें लाइफ की, जो सही दिनचर्या है वो ख़त्म हो चुकी है। जब आप प्रोलॉन्ग पीरियड में अपना प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं अपनी दिनचर्या को, अपने प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो यू आर बाउंड टू हैव प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स सबसे पहले लोकोमोशन में आएंगी, आपके चलने फिरने में, तो ऑर्थोपेडिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। So I think you were the first person to do the hip replacement in Karnal, which itself is a very small city, and so you must have faced a lot of problems. इन 2011 में आई वॉज द पर्सन, मैंने सिविल एट द टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सिविल हॉस्पिटल में था, तो मैंने उस टाइम वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट किया था। एंड हम लोगों ने काफ़ी किए वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट्स काफ़ी किए। मतलब अगर हम बात करें तो मतलब एक महीने में 5-5, 6, 4-4, 5-5 भी होते थे।
ठीक था, मतलब एक लर्निंग कर्वेचर है, हर एक जगह के अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं। वहाँ का फ़ायदा ये था, वहाँ पे मरीजों को बहुत बेनिफिट मिलता था, सस्ते में होता था बिल्कुल। इम्प्लांट की कॉस्ट लगती थी, उसके अलावा उनका बेचारों को कुछ लगता नहीं था। नुकसान जो हम लोगों को फेस करना पड़ता था वो ये करना पड़ता था, हमें वो ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता था जिनसे हम Okay. ऐसी बड़ी सर्जरीज के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट को केयर मतलब उस तरह से मिल जाए। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी रियलाइज के किस टाइप के केसेस वहाँ करने हैं, किस टाइप के नहीं करने। तो सर जैसे आप बताते हैं कि केयर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो डज इट लाइक उसकी वजह से इन्फेक्शन का डर रहता है? सो मैम, इन्फेक्शन जो होता है ना, उसके दो रीज़न है। वन इज़ जो हॉस्पिटल ड्रिवन होता है, सेकंड इज़ जो पेशेंट ड्रिवन होता है। तो हॉस्पिटल ड्रिवन में तो कोई फैक्ट ही नहीं है, वो तो आप व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लांट, अब देखिए जो हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट है, कुछ भी हो रहा है तो दैट्स अ पैक्ड फॉर्म, जो पहले से ही पैक्ड फॉर्म में आ रहा है सामान। सो वो तो प्रॉपर स्टरलाइज है। जब हम ओपनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया जाएगा अंदर, तो उसके लिए हम लोगों के पास लैमिलर फ्लोज और ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। एंड वी वॉश, हम लोग वुंड को वॉश करते हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन उस चीज़ से इज देयर, बट वो बहुत ही कम, 1 से 2% लोगों में होता है। मेजॉरिटीली क्या होता है, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी वीक है, शुगर है, दे आर वीक, उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको प्रॉपर डाइट और जो उनका एक, मैं ये कहूँगा उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, या छोटे मोटे इन्फेक्शन, जो कोई चेस्ट में लिए बैठा है इन्फेक्शन, कोई यूटीआई वाला लिए बैठा है, किसी को लीवर में इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो जो चीज़ होती है वो उनकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा केयर का फ़र्क पड़ता होगा, 100% पड़ता होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ठीक तरह से, अच्छी तरह से, साफ़ सुथरी तरह से आपने काम किया तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो लाइक जैसे आप परफॉर्म करते हैं नी रिप्लेसमेंट या कुछ भी, तो उससे पहले भी आप एक प्रॉपर टेस्ट लेते हैं पूरा? दो दो चीज़ों के टेस्ट होते हैं। पहला होता है दैट इज कॉल्ड पीएसी, पीएसी इज प्री एनेस्थेटिक चेकअप। वो होता है जो एनेस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उससे पहले डॉक्टर का इवैल्यूएशन होता है जो हम लोग करते हैं कि दिस पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी और नॉट। किसी को मान लीजिए वुंड, जो हमारी इंसिजन लाइन है या हमारा घुटना है उसके ऊपर ही मान लीजिए इन्फेक्शन हो रखा है, उसका करेंगे ही नहीं। किसी को बहुत सीवियर फीवर चलने लग रहा है, यूटीआई है, उसको सोर थ्रोट चल रहा है, उसको पता दिख ही रहा है सामने सामने उसको नेजल प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा, एयरवे इवन द प्रॉब्लम्स हैं। माइनर आल्सो यू देखिए कंसीडर? जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे बैक्टीरियाज आर गोइंग टू सर्कुलेट। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होना है, तो वो तो नी जॉइंट पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी उनको ऐसी जगह मिलेगी वो बैठ सकें, दे आर गोइंग टू लॉज द इन्फेक्शन देयर ओनली। वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है जो उसको हमारे को बचा के रखती है। So how many orthopedic procedures have you performed till now, and is there particular case that stands out and has had a lasting impact on you? Because I know I'm sitting with someone who has done, I think, मैम शायद more 8-10 than हज़ार के 8,000. 8 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 8-10 हज़ार केसेस आई वुड हैव डन टिल डेट, कर लिए होंगे मैंने। बहुत सारे केसेस हैं मैम, मतलब जो दिल को छू जाने वाले होते हैं, जिनसे हम लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे तो देयर वाज अ किड, बच्चा था, ही वाज फ्रॉम नेपाल। उसके फादर जो थे वो करनाल में कुक थे, तो उनका बच्चा जो था उसकी फीमर जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट वाज कम्प्लीटली इन्फेक्टेड। सो हम लोगों ने उसकी फीमर की लेंथ इंक्रीज़ करी, एंड उसकी प्रॉपर लेग की भी लेंथ इंक्रीज़ करी, फीमर भी हमने पूरी फीमर जो बोन थी वो निकाल दी, एंड देन वी रीजनरेटेड। दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड LRS बोलते हैं, लिजरो बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं हम। मैं आजकल बहुत करता हूँ। सो वो करी, एंड उसके बाद वो बच्चा, मतलब ही इज़ डूइंग प्रीटी फाइन इन द लाइफ। उसके माँ बाप को कुछ उम्मीद ही नहीं थी वो कुछ करेगा, ही इज़ डूइंग फाइन, ठीक कर रहा है। तो मतलब मल्टीपल केसेस हैं एक्चुअली मैम। जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, आप पेशेंट को बहुत जल्दी मोबिलाइज करवा देते हैं, तो उनकी जो खुशी होती है ना, उनको जैसे आज वो आए, उनको दर्द था, 3 दिन बाद वो चलने लगे, उनका दर्द खत्म हो गया। तो किसी को बहुत छोटे पीरियड में एकदम से आराम मिल जाता है ना, उसके चेहरे की जो खुशी होती है ना वो शॉर्ट होती है। जो आदमी सालों साल से परेशान होता है ना, और उसके बाद वो ठीक हो, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। वो फिर जहाँ क्या होता उम्मीद ही है, ना हो। आप इमेजिन करो, मेरे हॉस्पिटल में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी टांगों का इलाज हमने कर रखा है, दे आर वर्किंग विद मी, वो मेरे यहाँ एम्प्लॉई हैं। अच्छा। हाँ, वो 1.5-2 साल तक लगे रहे, उनके पास बेचारों के पास पैसे भी नहीं थे, तो आयुष्मान वगैरह की हेल्प के साथ नाउ दे आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, दे आर डूइंग फाइन, अपना काम करते हैं। एक गार्ड है, हमने उसको एम्प्लॉय कर लिया, जब ठीक था मुझे लगा ठीक बंदा है, वी एम्प्लॉयड है। इस तरह से तो बहुत सारे केसेस हैं मैम, और आते भी रहते हैं। बट हाँ ये है कि
लगे रहते हैं काम में। तो जैसे आपने इस बच्चे का केस मेरे को बताया, तो आर दे वेरी फ्रीक्वेंट, बिकॉज यू आर सेइंग ना कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल। जी मैम, इसके दो रीज़न हैं व्हाई आई एम डूइंग दिस। वो एक तो क्या हो गया, हमारा लर्निंग का बहुत बड़ा हो गया, हम लोग काफ़ी पुराने हो गए। लाइक मैं करनाल में 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक की, थोड़े फेमस हो गए, तो अब क्या हो गया, इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। लोगों को लगता है कि यंग के पास ना जाए, थोड़े से पुराने लोगों के पास चले जाएं तो दे विल डू बी जस्टिफाई कर देंगे उनको। सेकेंड नंबर पे हम लोग भी एक्सपर्ट हो गए इन चीज़ों को करने में, एंड जितना ज़्यादा इम्प्लांट डलेगा, बिकॉज यू आर पुटिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो दे आर बाउंड टू गेट इन्फेक्टेड। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इवन इन द बेस्ट ऑफ ओटीज, बेस्ट ऑफ सेंटर्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है दैट इज फ्रॉम 10% टू 5% के करीब का रहता है। आपने 100 लोगों का इलाज किया, उनमें से 10 से 5% लोगों में हल्का बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। अब जब होगा तो फिर ऐसे लोग भी आएंगे ही आएंगे, तो फिर उनका इलाज भी करना ही होगा, ये चीज़ है। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ हमें बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चों में पाई जा रही है? नहीं, इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं बच्चों में पाई और जाती ड्यू है। टू सम रीजन? नहीं, इट्स मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ही वेंट फॉर सर्जरी इन नेपाल में सर्जरी हुई थी, और ही वाज फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पार्ट ही नहीं मिला, उसको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिली होंगी, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई होगी। बिकॉज जिस टाइम तक वो हॉस्पिटल में रहा होगा। मैम एक तो चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो डॉक्टर है ना, 99.9% डॉक्टर्स अपने पेशेंट का के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये ना हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे देश में कुछ एक मिथ्स हैं कि डॉक्टर्स लूट लेते हैं, खसोट लेते हैं। क्या है मैम, एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए यू नीड टू गेट क्वालिटी मनी। आप बहुत प्रैक्टिकल सी बात करिए, मान लीजिए किसी को क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको क्वालिटी मनी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो क्वालिटी मनी जो है ना, वो अब मान लीजिए एक हॉस्पिटल रन करना है तो खर्चा लगता है, फ्री में तो चलेगा नहीं। तो इस वजह से यू नीड टू गेट मनी आउट ऑफ इट। आपको पैसे चाहिए होते हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। अब जब लोगों के पास नहीं होते हैं तो हो सकता है उनको उतना अच्छा ट्रीटमेंट ना मिले और उनको प्रॉब्लम्स आएँ, अगर कोई सीरियस केस है तो। मतलब दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। कोई जो लोग बाहर रहते हैं उनसे पूछे जहाँ NHS है, या जैसे UK, यूरोप हो गया, और आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए, कनाडा हो गया, वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट में अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना टाइम लगता है। आदमी कमर दर्द तो वैसे ठीक हो जाती है जब तक उसको अपॉइंटमेंट मिलता है, घुटने के दर्द उसको वैसे ही खत्म हो जाते हैं, इमरजेंसी में भी 6-8 घंटे बैठना पड़ता है। दिस इज ट्रुथ। मतलब ये वहाँ के मेडिकल सिस्टम का, वहाँ के मेडिकल प्रोफेशन का वो है। हमारे यहाँ पे इट्स वेरी ईजी टू गेट अपॉइंटमेंट टू ए डॉक्टर। इट इज़ जस्ट 500, 1000, 2000 रुपीज़ अवे। आप आज बुक करवाएंगे नहीं, 2 दिन बाद मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा। इट्स नॉट इन मंथ्स। आपको 6-6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिले तो मतलब क्या क्या ही वैल्यू। होगा? एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एस्टेब्लिश मेडलाइन हॉस्पिटल इन करनाल, एंड हाउ द हॉस्पिटल इवॉल्व्ड सिंस इट्स इनिशियल डेज? सो मैम, शुरू से ही था कि अपना हॉस्पिटल बनाना है, तो इंस्पिरेशन तो यही थी कि भाई अपना हॉस्पिटल बनाना है, तो अपना हॉस्पिटल बना लिया। एंड धीरे धीरे करके वी स्टार्ट ग्रोइंग, करना शुरू किया। वी स्टार्टेड विद अ 7 or 8 बेडेड सेटअप, नाउ वी आर 51 बेडेड हॉस्पिटल। भगवान ने सुख रखा, ताकत रखी, और बड़ा करेंगे। सो मोटो इज योर हॉस्पिटल दैट केयर्स। दिस इज अवर टैगलाइन, वी आर देयर फॉर केयर। हम लोग पैसे के पीछे नहीं है, वी आर देयर फॉर केयर। हमारा मोटो इज़ वेरी क्लियर, हमें अपने पेशेंट्स का क्वालिटी ट्रीटमेंट करना है, और क्वालिटी के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब एक क्वालिटी वर्ड ही बहुत है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट करना है। दिस इज़ द मोटो। So you are not only a doctor, you are a doctor with passion. यस, किसी को मेडिकल लाइन में अगर आना है, ही शुड बी पैशनेट, ही और शी शुड बी पैशनेट, अदरवाइज आने का कोई फ़ायदा नहीं है। So now very common question, but a lot of people are still juggling between कि we should go for the injection for knee treatment or the knee replacement. ओके, सो मैम, इंजेक्शंस आर ऑफ सम यूज़ अगर हमारी घुटने की जो स्थिति है, दैट इज़, अगर हम घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस को रेट करें तो इट इज़ 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। 4 इज़ बैड, वर्स, और 0 इज़ नॉर्मल। सो अगर हम बात करें 0, 1, 2 तक है तो इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। इसको इलास्टिक इंजेक्शंस आते हैं, जो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी क्वालिटी, उसकी थिकनेस को इंप्रूव कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। यूजुअली गिव गुड रिजल्ट्स इन 50% ऑफ द पेशेंट्स, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक फ्रॉम 6 months to 1 year तक दे देते हैं। इट्स नॉट कि वो लाइफ लॉन्ग दे देते हैं।
एंड गोइंग अबाउट नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट्स तो टिपिकल है, मतलब जिनके घुटनों की कार्टिलेज खत्म हो चुकी है, दे शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट। बट सर एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कई लोग इंजेक्शन ले चुके हैं, देन ऑल्सो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। That's what I'm saying. It is not a 100% hit. अगर हम किसी को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं 100% उसको इफेक्ट आएगा ही आएगा। It's not maths. It is the अब कोई इंजेक्शन आपने लगाया, उसकी बॉडी ने उसको कैसा रिस्पॉन्ड दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इट्स ऑल्सो गाइडेंस आई थिंक ऑफ अ डॉक्टर, अ जेन्युइन गाइडेंस एज बिल्कुल, गुड डॉक्टर ऑल्सो मैटर्स ना। मैम इंजेक्शन तो डॉक्टर बना नहीं रहा, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं। वो डॉक्टर का काम जॉइंट लाइन में डालना है, वो हर एक डॉक्टर डाल देगा, बिकॉज उनको इंजेक्शन लगाने आते हैं। सो इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स दैट केमिकल विच इज गिवन इनसाइड, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज नॉट कि डॉक्टर किसी ने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया, किसी का मसल स्पेस में चला गया तो हो सकता है उसको आराम ही ना, उसको फायदा ही ना हो। बट यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रॉपर जॉइंट लाइन में डाला है इंजेक्शन तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, जो आना चाहिए, मतलब जितना आना चाहिए। एंड व्हाट इज अ गैंग्लियन सिस्ट व्हिच आर सीन अराउंड द रिस्ट एंड द हैंड्स? सो मैम बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं, इधर और इधर दोनों तरफ हो जाती हैं। हमारे जो टेंडन शीट्स होते हैं, जो हमारी टेंडन्स हैं जो हमारे हाथों को चला रहे हैं, उनकी शीट्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। सो इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। वो धीरे धीरे करके बढ़ भी जाता है, डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी। हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की तो बढ़ जाएगा। सो इसके ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले तो दवाइयाँ ही हैं, उनको दे के अगर वो मान लीजिए दब जाएँ, वो एंटी इन्फ्लामेटरी दे के, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है एक तरह का, तो वो दब जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यू नीड टू पुट इंजेक्शन इनसाइड। इंजेक्शन में स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगता है, वो फाइब्रोसिस कर देता है, टाइट कर देता है उसको, तो उसकी वजह से वो छोटी हो जाती है। और यू नीड टू टेक देम ऑफ। आपको टेंडन शीथ ही पूरी की पूरी थ्रू आउट द टेंडन निकालनी पड़ती है, बिकॉज उस टेंडन शीथ की टेंडेंसी चेंज हो गई है। बट उनमें रिकरेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए हम 100 लोगों का इलाज करते हैं, 100 में से अराउंड 20-30% का रिकरेंस होता है इसके अंदर। It's quite common. It is basically the tendency of sheath which has changed. एक जगह पे उस शीथ के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, वो फ्लूइड ज़्यादा सिक्रीट करती है। सो वो यहाँ से निकाल देंगे तो इधर की करने लगेगी, यहाँ से निकाल देंगे तो इधर की करने लगेगी। इस टेंडेंसी, तो इसलिए रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसमें कोई एज भी है ऐसी? नहीं, It is not related to age. It is not even related to sex. Females में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ऐसा देखा गया है। बट it is a problem जो है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। अच्छा। और अभी रिसेंटली मैं एक बच्चे से भी मिली थी, तो आई फाउंड कि उसका जो फीट है वो एक साइड से बाहर को, मतलब जो बोन है थंब साइड से, इट्स गोइंग लाइक दिस, टिल्टिंग। ही मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, जो आपकी पैर के अंदर इशू होगा, कुछ ना कुछ उसकी शेप का फर्क होगा, या कुछ उसके जॉइंट के लाइन में प्रॉब्लम होगी। इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे एज पर हर मदर। मैम, नंबर वन, इट कैन नॉट इंक्रीज डे बाय डे, बिकॉज इफ इट्स अ बोनी इशू, बोन की ग्रोथ डेली नहीं होती है, बोन की ग्रोथ बहुत ही स्लो पेस पे होती है। तो इट्स अ स्लो प्रोग्रेसिंग। एक्चुअली हम लोग इमोशनली होके ना कुछ भी बोल देते हैं। जो पेशेंट आते हैं ना, उनके जो बोलते हैं वो इमोशनली अफेक्ट होके, शी वांट्स टू से लाइक चाइल्डहुड से अब तक उसका वो, तो उनको शी शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर, मतलब 100% एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो इवैल्यूएट करेगा उसको, एंड दे आर गोइंग टू गिव अ बेटर ओपिनियन, बिकॉज ऐसे मैं कुछ भी नहीं बता सकता। There is increasing talk about vitamin D and calcium deficiency in urban population. So how serious is the issue? विटामिन डी, अगर मेरे से पूछा जाए एज ए विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी तो एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का कारण, जो हमारी अर्बन इवन रूरल पॉपुलेशन में बात करेंगे, आने का कारण है एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ वेरी रिड्यूस्ड। हम लोग बाहर बाहर जाते नहीं हैं, घर में रहना है, एसीज में बैठना है, सब कुछ काम। इनकी वजह से जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उस पर फ़र्क आता है, तो फिर कैल्शियम की कमी होती है। ये एक साइकिल चल जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए विटामिन डी लेना चाहिए, बट विटामिन डी अगेन इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। वो ज़्यादा भी खतरनाक है, गलत भी खतरनाक है। ज़्यादा में वो क्या करता है, वो रीनल किडनी के ऊपर इफेक्ट देता है। सो विटामिन डी का प्रॉपर इवेल्युएशन करवाना चाहिए, एंड उसके बाद में विटामिन डी की प्रॉपर स्टैंडर्ड डोजेज हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की डोजेज होती हैं, जो 4 to 8 वीक्स डिपेंड अपॉन हमारा विटामिन डी कितना कम है उस हिसाब से लेनी चाहिए। नाउ इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को हमें डाइटरी सोर्स के अंदर काफ़ी यूज़ करना चाहिए। जो कैल्शियम प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उनको यूज़ कर लें तो अच्छा ही है। ओल्ड एज में हमें कैल्शियम लेना चाहिए, बट कैल्शियम ओल्ड एज में एब्जॉर्ब नहीं होता है।
तो उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे वो एब्जॉर्ब भी हो जाए साथ में, जैसे कैल्सिटोनिन हो गया, टेरिपेप्टाइड हार्मोन्स वगैरह हो गए, उनको साथ में ले लेना चाहिए। एंड एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है पेरीमीनोपॉजल जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर वी नीड टू टेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैल्शियम, साथ में कुछ एक दो चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जिससे कि उस टाइम में बोन की, बिकॉज हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बोन पे फीमेल्स की, तो हमें उस टाइम पे भी कैल्शियम का लेना चाहिए। बट खुद से कुछ नहीं, फर्स्ट गो विद द डायग्नोस एंड देन, एक्चुअली बीमारी और किसी भी चीज़ का इलाज खुद से तो होना ही नहीं चाहिए। इट शुड क्योंकि बी, आई थिंक वेरी कॉमन इन आवर ये कंट्री। एक्चुअली हमारे देश में क्या है, हमारे देश में लोग डॉक्टरों से डरते हैं, वो डरते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल से डरते हैं। हमारे यहाँ पे कोई खुशी में थोड़ी हॉस्पिटल जाता है, हमारे यहाँ पे दुख में जाते हैं। इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। मतलब देर आर फ्यू प्लेसेस, मानो पुलिस के पास जा रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे मतलब आदमी मजबूरी में जा रहा है, जाना ही नहीं चाहता। हाँ, तो मजबूरी में जा रहा है, तो वो फिर वो जब उसको मजबूरी में जाने वाली बात है तो वहाँ जाएगा क्यों, वो तो सोचेगा मैं क्यों जाऊँ, बचूँ यहाँ से, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो बट अब ज़रूरत है तो जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट ऐसा करके सर मुझे लगता है कि हम और इंक्रीज कर लेते यस, हैं। 80% लोग अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, 20% को प्रॉब्लम बेचारों को होती नहीं है, वो जबरदस्ती दवाई खा लेते हैं, और 80% लोग जो है हमारे यहाँ पे जिसको चोट लगती है बंधवा के आ जाते हैं हाथों को, आज भी बंधवाते हैं लोग, मतलब सोच के देखो ना, पैर बंधवा लिया, हाथ बंधवा लिया, रोटी बांध ली एंड ऑल एवरीथिंग। हम हर चीज़ को साइंटिफिक एंगल से देखें तो हर चीज़ का अपना फ़ायदा अपना नुकसान है, मतलब इट्स नॉट के वो गलत तरीका है, बट वो पुराना तरीका है। जब आप अगर मान लीजिए आज के दौर में आपको ट्रीटमेंट का एक अच्छा पैटर्न मिल रहा है, तो पुराने को छोड़ के नए पे जाना चाहिए ना। और सर जैसे जगह जगह पहलवान हमारे आज भी मौजूद हैं और लोग पहुंच जाते हैं फटाफट। मैम लोगों की, वही मैंने आपको कहा, लोगों की जनरलाइज थिंकिंग है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वही कोई ओपिनियन लेंगे जो उनके मन की बात बोले, राइट। हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाने जा रहे हैं, हम अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। मतलब इफ़ समवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, ये मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, तो लोग उसी के पास जाएंगे। कोई आदमी उनको सच बोले भाई तेरे घुटने ख़राब है, इसको आने वाले टाइम में तेरे को ज़रूरत पड़ेगी इनको रिप्लेस करने की, तो वो उसको 10 साल बाद जब वो करवाएगा रिप्लेस, तो बोलेगा उस डॉक्टर ने मेरे को कहा था इतने टाइम पहले, अदरवाइज वो 10 साल तक उसको याद नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोलने लग रहा है। तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स, मुझे नहीं लगता ऐसी जगह जाना चाहिए। हाँ, जाओ भी तो लिमिटेड, भाई किसी को हम रोक तो सकते नहीं जाने से, बट यू शुड नॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब टू मच, अपना लिमिटेड वे में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड डू फुटवेयर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन जॉइंट एंड स्पाइन इश्यूज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कोई मेरे से पूछे तो फुटवेयर जो होते हैं दे आर, मतलब कि देखिए हम लोग जब चलते हैं तो हमारा वेट जो सारा का सारा अपने फुट्स पे आता है, तो हमारे फुटवेयर जो होते हैं इट्स बेसिकली योर, आपने किसी को थप्पड़ लगाया तो आपने थप्पड़ जिसको लगा उसके चेहरे पे भी चोट लगी और आपके हाथ पे भी चोट लगी। सेम वे व्हेन यू आर गोइंग टू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, तो वो थर्स्ट वहाँ भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है। उस थर्स्ट को मिनिमाइज करने में जो फुटवेयर हेल्प करते हैं वो और कोई चीज़ नहीं कर सकते। सो यू नीड टू वेयर वेरी गुड क्वालिटी फुटवेयर्स, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, सिंपल मैनिपुलेशंस हैं, पतावा एक्स्ट्रा लगवा लो, उससे क्या होगा, थर्स्ट रिड्यूस हो जाएगा। एंड 2-2 रुपए की मिलते हैं पतावे बाज़ार में, राइट, तो आप वो लगवा लीजिए। देन कम्स दी जो हाई हील टाइप के फीमेल्स पहनती हैं, हील वाला पहनती हैं, तो लिमिटेड करें। आई एम नॉट सेइंग कि ना करें, भी फैशन ख़राब होता है लोगों का, तो लिमिटेड करें, जितना करना है ज़्यादा ना करें। एंड अगर मान लीजिए आपने ये सब किया भी है तो प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अच्छा, अपने घुटनों की, अपने हिप की, अपनी स्पाइन की प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मतलब जिससे कि वो फिट रहे। एक्सरसाइज कीज टू ऑल, है ना? 100%। एंड सर वॉकिंग बेयरफुट द होल डे, इज इट अ गुड? नो, इट्स नॉट गुड थिंग, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि लिटरेचर के डिवीजन है अलग अलग तरह से, बट इफ समबडी आस्क मी, नो इट्स नॉट गुड थिंग, यू नीड टू वेयर समथिंग, आपको कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। With increased screen time, what are the most common orthopedic complaints and how can we counter them? स्क्रीन टाइम इज बेसिकली, कंप्यूटर वाले लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो दे आर गोइंग टू हैव इश्यूज विद देयर स्पाइन, सर्वाइकल और डॉर्सल स्पाइन का, बैक का उनका इशू बैठे रहना है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब मजबूरी है उनका काम ही वो है, उनको करना ही वो है स्क्रीन में ही, तो उसको काम को तो चेंज नहीं कर सकते, बट व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन मैनिपुलेट, दे कैन डू एक्सरसाइज फॉर द स्पाइन, अपनी लाइफ का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सुबह और शाम को आधा 1 घंटा अपर प्रॉपर एक्सरसाइज में दें, जिस टाइम वो स्पाइन को अपनी मजबूत करें। जब उनको पता है कि उनको स्पाइन को काम पे लगाना है, तो पहले उसको तैयार भी करें। दिस इज़ टू बी डन ओनली। How to regenerative medicine like stem cell therapy or PRP being used in orthopedics today, especially in treating joint and cartilage? मैम ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स बेसिकली
देर आर 2-3 टाइप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. मेरी जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं हूँ मेरे हिसाब से यूजलेस है एट प्रेजेंट, तो यूजलेस है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे फ़र्क पड़ता है. PRP इज़ प्लाज्मा. सो प्लाज्मा जब कहीं भी बॉडी में यूज़ करते हैं तो एक रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है. वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ का सारा जो इन्फ्लामेशन होता है ना, बॉडी उसको हिट करती है और वो उसको रिस्पॉन्स को पूरे को टेक ऑफ कर देती है. तो उसकी वजह से बंदे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है. बट अगर कोई बात करे कि कार्टिलेजन ग्रोथ हो जाएगी दोबारा से और हमारा इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, दोबारा जॉइंट लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी. कार्टिलेज होती है ना, जो जॉइंट होता है उसके अंदर ऊपर नीचे के हिस्से मिला के 10 मिलीमीटर का एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो घिस गया आपका. सो आप उस सरफेस को स्मूथ कर लोगे, बट जो घिस गया है उसको तो ठीक नहीं कर सकते ना. तो अब आप सिंपली एक तरह समझिए, एक टायर जो है एक साइड से 3 डिग्री या 5 डिग्री घिस गया, तो वो जो घिस गया है तो वो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, वो फट ही जाएगा. बट ऐसा तो नहीं होगा ना बाय एनी मीन यू कैन, आपको कुछ भी अगर करना है उसको तो आपको एक्स्ट्रा रबड़ ही लगानी पड़ेगी उसके अंदर जिससे आप उसको दोबारा अलाइन कर सको. तो ये चीज़ है. So according to you, it's not so good. मैं यूज़ नहीं करता हूँ, दैट्स माई वे ऑफ थिंक. बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनके रिजल्ट पेपर भी पब्लिश करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो आई डोंट नो, मतलब वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. मतलब जो मैं नहीं करता हूँ तो मैं उसके अंदर किसी को ब्लेम करूँ कि वो करते हैं, वो भी शायद गलत करते हैं. उन्हें ऐसा नहीं है. इफ़ दे आर गिविंग गुड रिजल्ट, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव. मेडिकल लाइन में कोई भी एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. इट इज़ ऑल, किसी का क्या कुछ परसेंटेज अच्छा है, किसी का कुछ परसेंटेज अच्छा है, तो इस तरह से चलता है. What role is 3D printing playing in orthopedic procedures? So 3D printing is a new thing and it is आने वाले टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग. वी आर गोइंग टू बिल्ड इम्प्लांट्स स्पेसिफिकली टू द बोन. किसी की बोन कर्व है तो उसके अंदर उसी हिसाब से इम्प्लांट्स बन जाएंगे. देन अगर हम बात करें हिप जॉइंट के अंदर, तो किसी का बहुत बुरा हाल है, एस्टेबुलम वगैरह वाला पार्ट पूरे को ख़राब है. अगेन वहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग जो इम्प्लांट है वो यूज़ कर सकते हैं. हम लोग 3D प्रिंट के थ्रू प्रोस्थेसिस बना सकते हैं जो टांगों में लगते हैं. हम 3D प्रिंट के थ्रू ऑर्थोटिक्स बना सकते हैं, सपोर्ट देने के लिए बना सकते हैं. मतलब इट्स अ न्यू थिंग एंड इट्स गोइंग टू कम अप इन मैनी वेज. मतलब बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होगा इसके अंदर. इनफैक्ट सम ऑफ द गाइज आर गोइंग टू मेक बोनी स्ट्रक्चर बना देंगे पूरी की पूरी. हाँ बनाएंगे, मतलब बनेगी. आने वाले टाइम में 3D जो प्रिंटिंग है उसका यूज़ होगा. आज की तारीख में उतना नहीं है, बट इट इज़ अ न्यू थिंग. इट्स गोइंग टू कम अप हाईवे. मतलब बहुत अच्छी तरह से ये इसका यूज़ किया जाएगा. Is there any limitation in robotic assisted orthopedic surgeries? I should say it's not limitations. It is basically the robotics नी में यूज़ होती है, नी में robotic surgeries होती है. So कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कुछ लोगों ने करनी बंद कर दी है, कुछ लोग करना शुरू कर रहे हैं. सो हर एक का अपना लर्निंग कर्व है. देर आर फ्यू सेंटर्स दे इवन डोंट से द वर्ड रोबोटिक्स, दे डू बाय मैनुअल वे जैसे वो करते थे. नाउ मेडिकल लाइन में इज़ व्हाट, पेशेंट जो है इज़ बेसिकली वर्ड ड्रिवन. उनको ये लगता है कि रॉबोट इज़ गोइंग टू डू द सर्जरी. तो रॉबोट जब सर्जरी करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल प्रिसाइज होगा, ऐसे होगा वैसे होगा. जो रॉबोट सर्जरी करता है उसको इंडिकेशंस और जो गाइडलाइंस है वो डॉक्टर ही दे रहा है. सो जब वही सब कुछ देने लग रहा है तो इट मीन्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक रॉबोट को कि तेरे को ये करना है. तो जब मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं खुद ही कर दूंगा उसको. दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग. राइट. मैं नहीं बोला तेरे को 3 mm का कट लेना है, मैं खुद ही 3 mm का कट ले लूँगा. तो मैं 3 mm, वो पूरा 3 mm लेगा, मैं 2.95 का ले लूँगा, मैं 2.99 का ले लूँगा, 3.1 का ले लूँगा. दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग ना. मतलब वो तो सीमेंट से कवर हो जाना है जब हम करते हैं. सो इन माई ओपिनियन ठीक है, इट्स गुड, बट it cannot be rated as a new thing, the new thing. और सबसे बड़ी चीज़ ही हो गई है, robotics हो गई है. With the passage of time it's going to evolving है अभी. And when it's going to be completely independent, then we should say कि हाँ भाई अब अच्छी चीज़ है. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत पैशनेट हो अपने वर्क को लेके, तो वो सेटिस्फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं होता है ना कि मैं खुद से करूँ तो मुझे एक अलग मज़ा आता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हाइल यू डूइंग. इसका भी बड़ा अलग सा जवाब है मेरे पास में. मैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, दैट इज़ वन थिंग. बट इवन इफ आई एम पैशनेट एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव 100% रिजल्ट टू द पेशेंट, देन मेरे पैशन का कोई फ़ायदा नहीं है. इट शुड बी द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट. मरीज जो है उसके लिए बेस्ट क्या है, हमें वो देखना चाहिए. अगर हम वो नहीं देखते हैं
तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, नो वन कैन ग्रो, कोई डॉक्टर ग्रोथ ही नहीं कर सकता। उसको केवल और केवल अपने मरीज के बेनिफिट के बारे में, मान लीजिए मैं कोई काम करता हूँ और मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरे को वो काम जितना आता है मुझे उतना ही पता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी मेरे से वो ज़्यादा अच्छा करता है और उसका उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सपर्टाइज है, तो हमें हमेशा उसको मौका देना चाहिए। आइदर यू लर्न और यू गिव, मतलब आपको उस बंदे को चांस देना चाहिए जो करता है, बिकॉज तभी फ़ायदा है ना उस चीज़ का। आप मान लीजिए कोई काम करते हो, मान लीजिए आई एम वेरी गुड इन ट्रॉमा, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा करता हूँ, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, मान लो हम नाउ सेटअप बड़े हो गए तो हमारे साथ में कलीग्स आ गए, हर एक ने अपना डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, ये वाली चीज़ है। For patients with early stage osteoarthritis, is there any non-surgical procedure also? एक्सरसाइज Exercise. एक्सरसाइज एंड रिहेबिलिटेशन। जो उकड़ू बैठना होता है, इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं, चौकड़ी आलती पालती मार के पूजा करते हैं, ये दोनों काम तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल बंद मतलब बिल्कुल बंद। स्टेयर्स भी एक एक पैर रख के चढ़ना। मैं अपने पेशेंटों को बड़ा हसीन बताता हूँ, स्वर्ग में जाना हंसते हंसते, नरक में आना रोते रोते। व्हेन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, जिस पैर में दर्द कम होता है उसको रख के चढ़ो, और जब उतरना है जिस पैर में दर्द ज़्यादा है उसको रखो। स्वर्ग में जाना हंसते हंसते, नरक में आना रोते रोते। यू फॉलो दिस थिंग, ये आपको करना चाहिए जब आपके घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन, आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे एक्सरसाइज सीख के और प्रॉपरली करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, उनको आप रेगुलरली करते रहो तो यू विल बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99% तो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। So in some cases like physiotherapy also works. फिजियोथेरेपी देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी का पार्ट में दो हैं। वन इज़ रिहेबिलिटेशन, दैट इज़ द एक्सरसाइज पार्ट। सेकेंड इज़ जो मोडेलिटीज़ वो लगाते हैं। सो मोडेलिटीज़ का अपना यूज़ है, उनको लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट दी 100% थिंग। यू नीड टू कंबाइन ऑल द थिंग्स टुगेदर, रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशंस, जो आपको बताया हमने वो लेना है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, इनके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे विटामिन सी जैसे होता है, जूस वगैरह पी लिए, विटामिन सी ले लीजिए। और कुछ आज की तारीख में ड्रग्स हैं जो थोड़ा बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दे देती हैं घुटनों के अंदर, तो उनको यूज़ करें। तो दैट्स अ कंबाइंड थेरेपी विच वी शुड गो, और उससे हम लोग 90-95% लोगों को जो इस एज में होते हैं, उनकी हम लोग नी रिप्लेसमेंट या उनके घुटने के ख़राब होने की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट लेट होगा, या वो एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े उनको, इस तरह से होता है। How does diabetes affects the bone healing and procedure of bones in orthopedic recovery procedure? मैम, डायबिटीज़ इज़ अ बेसिकली इट्स अ किलर डिजीज़, ये तो सारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट देती है। सो शुगर के पेशेंट्स के अंदर ना हीलिंग अच्छी होती है, ना ही वो हीलिंग अच्छी होने देती है, बोन पे पूरा इफेक्ट होता है, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब करती है। शुगर के पेशेंट्स को तो बहुत ही कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए। कॉशियसली इन द सेंस कि यू नीड टू पुट कंप्लीट केयर, शुगर पूरी कंट्रोल करनी चाहिए, एंड उसके बाद में प्रॉपर मेंटेन भी रखनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पेशेंट का खुद का है, कि उसको शुगर को भी अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अगर मान लीजिए वो उन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। And sugar also affects the common person bones. मैम, अब आप बात समझ लीजिए, शुगर इज़ गोइंग टू इफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, सिर से लेके पैर तक जो भी चीज़ है सबके ऊपर शुगर का इफेक्ट आएगा। किसी पे कम आएगा, किसी पे ज़्यादा आएगा। 100% एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। Any common myth of people which you want to clarify? I think lot of must be there, ना? बहुत सारी है मैम। कुछ लोग, मतलब हर एक आदमी की अपनी अलग मित, खाने के ऊपर है, कैल्शियम इस चीज़ से बढ़ जाता है, ये खा लो। तो हड्डी जुड़ने के ऊपर होता है कि हम ये खिलाएंगे तो उससे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग गठिया वाले आते हैं, जो रूमेटॉइड वाले आते हैं, बोलते हैं जी हम दही खा लेते हैं और लस्सी पी लेते हैं और चावल खा लेते हैं, उससे हो जाता है। सो डाइट का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल द जेनेटिक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है सारी। नंबर 1 डाइटरी, तो आप नॉर्मल रूटीन का खाना खाना चाहिए। सबको पता है कि क्या खाना अच्छा होता है। आज की तारीख में हमारा ट्रेंड इज़ चेंजिंग। हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड पे, मोमोज, चाइनीज़ फूड हो गया, या आपका चाउमीन होगी, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा
मतलब इफेक्ट आ गया, टिक्की गोलगप्पे ये। सो दीज आर बेसिकली, हाँ आप वंस इन अ वीक खाना खा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने डाइट अपने फिर एक्सरसाइज करो, अपने आप को ठीक रखो, बट इट शुड नॉट बी कि आप इन्हीं चीज़ों पे सर्वाइव कर रहे हो। तो इट इज़ बेसिकली द डाइट प्रॉपर खानी चाहिए, अनशंट एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ का कुछ खा पी के फिर एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनको लगता है उनकी मसल जल्दी बन जाएंगी। जो चीज़ नेचुरल होती है वही लास्टिंग होती है, जो भी चीज़ प्लास्टिक है वो लास्टिंग नहीं है, इट इज़ अ टेम्परेरी फेज। And what causes joint pains? अगर मैं बात करूँ 1000 चीज़ें जॉइंट पेन करती हैं। सबसे कॉमन चीज़ होगी हमारा लाइफस्टाइल, जो मैंने बताया आपको चीज़ों को चेंज करना है। देन एजिंग इफेक्ट, ट्रॉमा, चोट लग गई किसी को, देन आर्थराइटिस। मोटे मोटे तौर पे 4-5 चीज़ें जो हैं जो मतलब जॉइंट पेन करती हैं, और हर एक का स्पेसिफिक है। अगर मान लीजिए चोट लगी है तो उसका इलाज करवाओ, आर्थराइटिस है तो उसका इलाज करवाएं, अगर एजिंग की वजह से हो रहा है तो उसका कराएं, हड्डी कमज़ोर हो रही है तो उसका कराएं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड इन दैट वे ओनली। And how can we maintain our bones to avoid orthopedic doctor? एक्सरसाइज Exercise. एक्सरसाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। आप अपनी बॉडी को प्रॉपर देखिए, वेट अपना प्रॉपर टोन अप रखें, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉडी प्रॉपर टोन अप होनी चाहिए, एक्सरसाइज आपकी रेगुलर होनी चाहिए। वाहियात जोश में आके एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब तक हम ये करते रहेंगे हम लोग सही रहेंगे, मतलब 100 में से 99 लोग तो 90 लोग तो सही रहेंगे। और मेरे ख्याल से देखा देखी वाली एक्सरसाइजेस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई हैं। मैम है क्या ना, इट्स बेसिकली टाइम ऑफ सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया पे हम लोग मतलब कि मैं इसका एग्जांपल इस तरह से दूंगा, किसी बॉडी बिल्डर को देख के अगर उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सब सही बोल रहा है, राइट? क्योंकि वो बॉडी उसने मान लीजिए 5 साल की मेहनत से बनाई है, तो उस दौरान में ऐसा नहीं है कि उसने जो भी काम किए सारे सही किए हैं, उसको खुद भी पता है क्या सही किया क्या गलत किया, राइट? सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमें कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपना रिहेबिलिटेशन मतलब अपनी खुद की बॉडी को आपको सबको पता होता है कि ये चीज़ करने से मेरे को दिक्कत होती है, वो ना करो, और प्रॉपर अपना डाइट का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, सिंपल सादा खाना खाओ, दैट्स इट। दिस इज़ द मोटो ऑफ लाइफ कि साफ स्वच्छ अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो और मस्त होके जियो। Difference between a sprain and a strain. एक माइल्ड चीज़ होगी, एक थोड़ी सी मॉडरेट होगी, बस दैट्स अ डिफरेंस। मान लीजिए लिगामेंट के अंदर एक छोटा कटा है, थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो स्प्रेन एंड स्ट्रेन इस तरह से आ गया। And how can we differentiate between arthritis and other joint issues though? आर्थराइटिस इज बेसिकली जॉइंट लाइन जो है, तो जॉइंट जो होता है, जॉइंट के अंदर हमारा बोन हो गई दो, एक ऊपर नीचे, उसके चारों तरफ एक लेयर हो गई, दैट्स कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, देन मल्टीपल अदर लिगामेंट्स हो गए। तो अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व द जॉइंट लाइन, उसको इन्वॉल्व करेगी। तो अगर वो है तो इट्स बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसकी वजह से जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर जॉइंट लाइन के साथ साथ साइनोवियल टिश्यू, लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन, उन सब पे भी इफेक्ट आ जाता है, तो वो सीवियर टाइप की आर्थराइटिस हो जाती है। Most common orthopedic problems which come to you now and then and how to cure it? घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, Maximum. सारी दुनिया इसी से परेशान है, और 99% लोग अपने आप ठीक कर सकते हैं उसको, उनको डॉक्टर के लिए पास आने की ज़रूरत नहीं है, बट वो करते नहीं है। That's a lifestyle. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपको एक्सरसाइजेज करनी है, करते नहीं, वेट ज़्यादा, वेट रिड्यूस करना है। अब किसी का वेट ही 200 किलो है, उसके घुटनों में दर्द होगा ही होगा, Over. कोई कैसे चेंज कर सकता है उसको। So any incident which is very funny in your profession? मैम फनी तो है पर उसमें हंसी भी आएगी आपको। सो मैं आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ, तो मेरा That's पंजाब, what I was about to catching with your. यस, सो मैं यूपी से हूँ, तो मेरे को पंजाबी एक्सेंट पता नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। तो दैट वाज वे बैक इन 2012-13 महावीर हॉस्पिटल में, आई वाज इन चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करता था। तो वहाँ पे एक लेडी आई मेरे पास, शी सेड मेरे लत्ता ही दर्द होता है। तो अब आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर व्हाट इज़ लत्ता, मैंने तो कपड़े लत्ते सुन रखे थे। सो मैंने उनको 1-2 बार समझाया, मैंने जी आप क्या कहना चाह रहे हो। शी सेड अगेन कि मेरे लत्ता ही दर्द होता है। देन मैंने उनको बोला, मैंने यार इसका मतलब कुछ स्क्रू हिला हुआ है, तो मैंने उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। तो शी वेंट टू साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट के पास गई और वापस भी मेरे को गाली देती हुई चली गई, जो है पागल डॉक्टर ही है वो है। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि हुआ क्या है मेरे साथ। सो फिर मेरी वाइफ, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा ओनली, तो उसने, मैंने उसको बताया, मैंने आज बड़ा अजीब सा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ में।
कि मेरे लत्ता इस दर्द होता है, उसने अरे भाई कपड़े लत्ते नहीं बोल रही थी, टांगों को भी लत्ता बोलते हैं मेरे। ओ गॉड मैंने यार हद होगी। तो ये मैम ये इंसिडेंस है पुराना। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखनी शुरू करी, तो अब तो आई कैन स्पीक थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं बट हाँ। बेसिकली मैं भी यूपी से हूँ, अच्छा, तो मुझे भी वो पंजाबी और हरियाणवी कैच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे सब जोर जोर से बोलते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैंने इतनी जोर से बोल क्यों रहे हैं। फिर बाद में समझ में आया तो नॉर्मल सिस्टम है यहाँ का, ऐसे नॉर्मल सिस्टम है यहाँ का। किसी आप रोहतक जींद वाले से बात करो तो ऐसे ही खाने को आएगा आटा, मुझे लगता है उसके तो लाउड स्पीकर इनबिल्ट है, भगवान ने इनबिल्ट लाउड स्पीकर बना के दे रखा है। चलो, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पेंड टाइम में आपने मतलब टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट फॉर। ठीक है जी, प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू।